हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। जो बच्चे 11th के हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वाटसन एवं क्रिक मॉडल, डीएनए, ये सारी चीजें हम पहले ही करा चुके हैं। आज बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। आपने पढ़ रखा है सर, बेसिकली होता क्या है, जब हमारी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन तो आपने सुना होगा ना, सबने सुन भी रखा, हमने पहले ही बता रखा, सबसे ज्यादा प्रोटीन बाहर से आप कहां से, सोयाबीन है, इन सब चीजों में पाई जाती है। तो हमारी जो कोशिका उसमें जब प्रोटीन का निर्माण होता है वो किसकी सहायता से होता है? राइबोसोम की। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था, हमारे शरीर में ऊर्जा, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता था। इसमें जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती थी, बताया था सर। उसी तरीके से राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में राइबोसोम्स का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। बात खत्म। प्रोटीन कैसे बनती है? तो भैया एमिनो अम्लों से मिलकर बनती है प्रोटीन। तो ये एमिनो अम्लों को जोड़ते जाते हैं और जब एमिनो अम्ल जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बन जाती है। ठीक है सर, तो हमने लिख दिया ये कोशिका द्रव्य तथा अंतःप्रदब्बी जालिका पर पाए जाते हैं। फिलहाल तो ये 11th का टॉपिक है, लेकिन अगर कोई 9th में भी है तब भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य तथा अंतःप्रदब्बी जालिका पर पाए जाते हैं। इनका आकार 25 से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। ये दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जो किससे जुड़ी होती हैं? Mg डबल पॉजिटिव द्वारा जुड़ी होती है। दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके छोटे भाग को शीर्ष कहते हैं और बड़े भाग को आधार कहते हैं। इनमें 60% प्रोटीन होती है और 40% होता है आरएनए। आरएनए आपको बता चुके हैं हम। राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं सर, एक डीएनए एक आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है सर, तो दोनों बिल्कुल आसान है। फिर अगर हम यहाँ पे चित्र हमने लिख दिया है, क्यों चित्र आप बना लेंगे नहीं, अभी हम आपको यहीं पे सर्च करके दिखा देंगे। सीधे सीधे आप गूगल पे सर्च करेंगे राइबोसोम्स, बिल्कुल सरल भाषा में, ये लैंग्वेज में नोट्स आपके पास पहुंचाया जा रहा है। और एक्चुअल में सरल तो यही है कि भैया राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है, लो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। सीरीज की दूसरी वीडियो में टोटल 15 वीडियो की सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है चैनल पर इंग्लिश की 9 से। ये लीजिए सर, तो कुल मिला के राइबोसोम एक्चुअल में वीडियो बच्चों के लिए चलाई थी, तो यहाँ पे चल गई। अब यहाँ पे आराम से आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। आइए सर, तो ये आ गए हम लोग, ये हम लोगों ने सर्च किया राइबोसोम। चलिए इमेजेस में जाएंगे, आप देखिए इमेजेस में, और राइबोसोम की इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, जो आपको सरल लगे हिंदी वाला बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छी बात है, उसमें यही सारी चीजें होंगी सर। ठीक है, आरएनए दिख जाएगा आपको, साथ में क्या प्रोटीन के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो ये देखिए, कोई भी जिसने हिंदी में बना रखा हो, ये देखिए कितना आसान बना हुआ, सूक्ष्म संरचना बनी हुई है। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत डिटेल में ही बनाएं। ठीक है, इस तरीके की सूक्ष्म संरचना बना दिए तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, जो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो राइबोसोम, उसके बाद आप इसके बारे में बताएंगे। आइए सर, इसके बारे में बताएंगे, और इसके बारे में हम बताएंगे क्या, आइए देखते हैं। इसके बारे में बताएंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है 70S राइबोसोम, इसे भैया 705 मत समझ लीजिएगा। ये है 70S राइबोसोम और ये है 80S राइबोसोम। ठीक है सर जी, ये 70S में S क्या है? तो S भैया वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम था स्वेडबर्ग। ठीक, हमने पहले भी बताया था, कभी कभी कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो उन्हें सम्मान देने के लिए उसका मात्रक कह लो, यूनिट कह लो। ठीक है, तब उन जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये सारे कौन है? साइंटिस्ट ही तो हैं, वैज्ञानिक ही तो हैं। तो एस का मतलब यहाँ पे स्वेडबर्ग है, ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इनमें कौन होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 80S वाले क्या होते हैं बताइए? ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये एमिनो अम्ल को जोड़ते हैं, जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है सर, तो राइबोसोम क्या है? सरल भाषा में अगर कोई आपसे पूछ ले तो भैया जो प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करते हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका पे पाए जाते हैं। इन पर कोशिका द्रव्य अंतःप्रदब्बी जालिका पर पाए जाते हैं। इनका आकार 25 से कितना होता है? 200 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके साथ में अगर आपने चित्र बना दिया, कोई नंबर नहीं काट सकता, बिल्कुल आराम से आप लिख लेंगे सर। ठीक है, उसके बाद हाफ ईयरली के लिए एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एड्स।
ठीक है। एड्स क्या है? एड्स का भैया पूरा नाम जो लिखा हुआ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम है? मान लिया आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं, हिंदी में लिख दो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बीमारी होती है सर, ठीक है। तो यह एक संक्रामक अर्थात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में फैलने वाला रोग होता है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह एचआईवी वायरस से फैलता है जिसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी, कभी कभी भैया आपसे एचआईवी और एड्स का केवल पूरा नाम पूछ लेता है, जरूरी नहीं पूरा लॉन्ग में, शॉर्ट में पूछ लेगा। एड्स का पूरा नाम बताइए, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी का पूरा नाम बताइए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसे करके सर, ठीक है। लक्षण क्या है भैया? बुखार आना, वजन कम हो जाना, खांसी आना, सांस फूलने लगना, थकावट महसूस करना, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जरा देर में बीमारियां हो जाती हैं, कोई भी दिक्कत हो, जरा सा भी माहौल खराब हो, तुरंत आदमी को बुखार आ गया है, खांसी आने लगी है, पतला सांस फूलने लगी है, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सरल भाषा में इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, ठीक है। कुछ भी करने में आदमी को थकावट लगने लगती है। तो अब इसके बचाव क्या है? बचाव, इसका लक्षण, इसका इलाज आज तक संभव नहीं है, ठीक है सर। तो जितने भी है इनका इलाज संभव नहीं है, परंतु एंटी रेट्रोवायरस, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरस रेजिम के पालन से इसे रोका जा सकता है। यानी सीधी सी बात है, एंटी मतलब क्या होता है? एंटी मतलब होता है उल्टा, ठीक है सर। तो ये जो वायरस है अपना रेट्रो वायरस रेजिम, इसका उल्टा वायरस है, ठीक है, एचआईवी का उल्टा वायरस। देखिए बात, जैसे कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तो अब वायरस की वैक्सीन लगी, क्या वो भी एक तरीके का वायरस ही तो है। वायरस को कैसे मारोगे आप? वायरस की सहायता से ही तो मारोगे। तो उसी तरीके से जो है रोका जा सकता है तथा रोगी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर किसी को एड्स हो भी गया है तो डरने की जरूरत नहीं है, आदमी मरता नहीं है, लंबे समय तक वो जिंदा रहता है सर, ठीक है। उसके बाद दो चीजें और पूछी जा सकती हैं आपसे, जीवाणु तथा विषाणु में अंतर, या फिर ऐसे भूल जाएगा जीवाणु जनित विषाणु जनित में अंतर बताइए। बात वही है, ठीक है। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, ये विषाणु आकोशिकीय होते हैं। कोशिका से कोई मतलब नहीं है। जीवाणु सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, जबकि जो कहां रहते हैं? विषाणु जीवित कोशिका के बाहर रहते हैं, रहते जे भी सुषुप्त हैं, लेकिन और जीवित कोशिका मिलने पर ये जीवित हो जाते हैं। यानी अगर इन्हें कोई जीवित कोशिका मिल जाती है तो जीवित हो जाते हैं, सीधा सिस्टम है। तो अभी यहाँ पे हमने आपको 3 टॉपिक सर बता दिए हैं। पहला टॉपिक है राइबोसोम, बिल्कुल सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, अंतःप्रदपी जालिका कोशिका द्रव्य पे पाया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, 70S और SCS। एस यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम हमने आपको बता दिया, स्वेडबर्ग था, ठीक है सर। उसके बाद कार्य बताई दिया, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एड्स क्या है? तो एड्स भैया क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक वायरस है, एचआईवी, जिसकी वजह से यह हो जाता है। बुखार आना, अगर कोई पूछे कैसे होता है तो भैया होने कारण अगर पूछे इसके, तो कारण संक्रमित सुई है, ठीक है। संक्रमित सुई, इंजेक्शन बदला, किसी की एड्स है वही लगा दिया। संक्रमित ब्लेड है, किसी के ब्लेड एड्स वाले लगा, वही ब्लेड आपके लग गया, उसके कट गया खून। तो ओवरऑल छोटी छोटी चीजों से हो सकता है संक्रमण रोग है, ये एक दूसरे में फैलता है सर, ठीक है। बाकी और भी कई कारण होते हैं, और भी सारी चीजें होती हैं। इनके ये कुछ लक्षण थे, बचाव थे, और उसके बाद जीवाणु विषाणु में कोई एक कोशिकीय है, वो आकोशिकीय है। ये सुषुप्त अवस्था में रहता है जिंदगी भर, दूसरा वाला सुषुप्त अवस्था में रहता जरूर है, लेकिन जीवित कोशिका मिल जाती है तो वो जिंदा हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है पेपरों के लिए, जो लोग हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं। और अगला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो होगा जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। इनमें से कुछ चीजें छांटने को लगी हुई हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्द आपको ये करा देंगे हम। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन लगा के पढ़िए, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आ गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये पीडीएफ आपको बढ़ा दी जाएगी BDKDN टेलीग्राम चैनल पे 11th and 12th। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए, कल तक ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।